सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना। तो चलिए आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 15 है। ठीक है, इसका नाम है टैगोर की कलम से। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। आइए बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले हम पाठ का सार देख लेते हैं। ठीक है, कि हमें इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आइए। तो प्रस्तुत पाठ में विश्व के महान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कलम, ठीक है, अपनी लेखनी से अपने बचपन से जुड़े स्मरणों को इतनी खूबसूरती से व्यक्त किया है, जिन्हें पढ़कर हम स्वयं को उनके साथ रख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये है पूरी जो ये कहानी है, किसके बारे में, ये है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन के बारे में, उनसे जुड़े कुछ स्मरणों को, यादों को बड़ी खूबसूरती से इसमें प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलिए देखिए। तो आओ पाठ का अध्ययन कर उनके बचपन के विषय में जाने। चलिए बच्चों शुरू करते हैं, आइए। जब मैं बहुत छोटा था, नौकरों के पास नर्सरी में रहा करता था। ठीक है, कहाँ पे, नर्सरी में। ठीक है, नर्सरी क्या होती है बच्चों, जहाँ पे पौधे मिलते हैं ना, वो। ठीक है, पौधे, बीज, छोटे छोटे पौधे, वो। उन दिनों धनी परिवारों के लिए यह सामान्य बात थी। ठीक है, तो धनी परिवार क्या करते थे उस समय में कि वो अपने नौकरों के साथ वो नर्सरी में बच्चों को छोड़ देते थे, या फिर ऐसा कुछ होता होगा। ठीक है, देखिए बच्चे अपनी माँ को रात में ही देख सकते थे। बीमार होने पर पिता से उनकी मुलाकात और भी कम होती थी। ठीक है, नौकर ही उनकी देखभाल करते और कहानियां सुनाते थे। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले के जमाने में ये होता था कि जो नौकर होते थे, बच्चे अक्सर उन्हीं के पास रहते थे। ठीक है, चलिए देखिए, फिर एक ऐसा ही नौकर मेरे यहाँ था जिसका नाम ब्रजेश्वर था। ठीक है, क्या था, ब्रजेश्वर। ठीक है, देखिए उनके केश और दाढ़ी भूरे रंग की थी, चेहरे की चमड़ी सूखी और तनी हुई थी। ठीक है, फिर स्वभाव से गंभीर था, सोच समझकर बातें करता था। मैंने सुना था कि पहले वह गांव के किसी स्कूल में पढ़ाया करता था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये रविंद्रनाथ टैगोर अपने किसी नौकर की बात कर रहे हैं कि वो कैसा था, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और एक मतलब दाढ़ी और मूछें थी, मतलब केश थे उसके भूरे रंग के। ठीक है, और वो कैसा था, उसकी जो चमड़ी थी वो सूखी थी और तनी हुई थी। ठीक है, और वो गंभीर स्वभाव का था। ठीक है, सोच समझ कर बातें तो करता ही था, और उनको ऐसा, और उन्होंने सुना था ऐसा कि वो पहले किसी विद्यालय में, स्कूल में पढ़ाया करता था। ठीक है, देखिए छुआछूत के मामले में वह बहुत कठोर था। ठीक है, नहाने के लिए तालाब में जाता तो डुबकी लगाने से पहले पानी को 5-6 बार इधर उधर हटाता। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए, नहाते लौटते समय वह रास्ते पर इतनी सावधानी से चलता कि कोई छूत उसे ना लग जाए। तो देखिए बच्चों, वो जो उसका नौकर था ना उनका, वो कैसा था, वो बहुत छुआछूत मानता था। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखिए। तो खाने के मामले में वह बहुत लालची था। हम बच्चों की थाली में पूरा खाना कभी नहीं परोसता था, दूर बैठकर पूरी हिलाता रहता और पूछता, तुम्हें और चाहिए। ठीक है, उसके पूछने का अंदाज कुछ ऐसा होता कि मैं ना ही कहता। तो देखिए बच्चों, वो रविंद्रनाथ टैगोर से दूर से ही पूछता था कि पूरी चाहिए क्या। ठीक है, तो वो जो है उसे देखकर मना कर देते। ठीक है, अब देखिए, एक बार ना कहने के बाद हाँ कहने का मौका ना देता। ठीक है, दूध के कटोरे भी उसे बहुत पसंद थे, मुझे तो दूध पसंद ही नहीं था। ठीक है ना बच्चों, चलिए देखिए, तो इस तरह कम खाकर भी मैं कमजोर नहीं, ताकतवर ही था। ठीक है, कभी बीमार भी नहीं पड़ा। पेट दर्द किसे कहते हैं मैं नहीं जानता। ठीक है ना, तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर बता रहे हैं कि बचपन में मुझे, देखिए मैं कम खाता था तब भी मैं ताकतवर था, और वो कहते हैं कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ा, दर्द होता क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, देखिए कभी स्कूल जाने का मन ना होता, तभी पेट दर्द के बहाने किया करता था। ठीक है, इससे मेरी माँ परेशान नहीं होती थी, मुस्कुराकर कहती थी स्कूल मत जाओ। ठीक है, देखिए बच्चों, तो नौकर मुझे रामायण की कहानियां भी सुनाया करते थे, इन कहानियों के आधार पर हमें बांधा भी करते थे। ठीक है ना बच्चों, चलिए, तो जब उन्हें अपने काम से बाहर जाना होता था तो मुझे जंगलेदार खिड़की के पास बैठा कर खड़िया से चारों ओर लकीर खींच देते थे। तो देखिए बच्चों, क्या होता था, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनके नौकर ही उन्हें बचपन में कहानियां सुनाया करते थे। ठीक है, और कहानियों के आधार पर ही उन्हें बांधा भी करते थे। ठीक है, अब देखिए फिर क्या कह रहे हैं कि जब भी उन्हें बाहर जाना होता था तो वो क्या करते थे, वो उन्हें खिड़की की एक, जब वहां पे जंगलेदार एक खिड़की थी जिसमें छोटी सी खिड़की जैसी होगी, वहां पर उसको बिठाकर उसके चारों तरफ खड़िया से, मतलब एक लिखने वाला होता है, उससे एक क्या बनाते थे, दीवार बना देते थे। ठीक है, देखिए एक लकीर खींच देते थे। ठीक है बच्चों, देखिए फिर कहते, छोटे मालिक इसके बाहर नहीं निकलना। ठीक है, देखिए तुम तो जानते ही हो कि लक्ष्मण की खींची रेखा से बाहर निकलने पर सीता मैया का क्या हाल हुआ था।
ठीक है, भयानक राक्षस उन्हें पकड़कर ले गया था, याद है ना। तो देखिए बच्चों, नौकर जो थे ना वो उन्हें डरा कर ये कह देते थे कि ये रही लकीर और इस लकीर के पार नहीं जाना। ठीक है, उसको कह देते थे कि जिस प्रकार रामायण में हुआ था कि सीता माता जी ने जब लकीर पार की थी तो क्या हुआ था, राक्षसों ने उन्हें मतलब उन्हें पकड़ लिया था, है ना। तो ये डरा कर वो उन्हें वहां जाने से रोक देते थे। ठीक है, चलिए बच्चे देखिए, अब मुझे घर में बंद कर नौकर चले जाते, मैं खिड़की से बाहर तालाब और बड़े से बरगद के पेड़ को देखता, घंटों बैठा रहता। ठीक है, वहीं से मैंने चीजों को ध्यान से देखना और उन्हें अपनी यादों में संजोना सीखा। ठीक है, थोड़ा बड़ा होने पर मुझे नौकरों की देखभाल से अलग कर दिया गया, फिर अपने भाई बहनों से मिलने जुलने के मौके मिलने लगे। ठीक है, मैं अपने पिता की 14वीं संतान था। तो देखिए बच्चों, वो कहते हैं कि उनके पिता के कुल कितने थे, 13 बच्चे थे और उसमें से ये 14 वाले थे। ठीक है, दोबारा देखिए बच्चों, तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि वो उनके पिता के 14वें बच्चे थे, यानी कि उनके कुल 14 बच्चे थे। ठीक है, देखिए मेरे कई भतीजे और भांजे भी मुझसे बड़े थे। ठीक है, फिर बड़ी बहन का लड़का सत्य और सोमेंद्र मेरे रोज के साथी थे। ठीक है, तो कौन कौन साथी थे उनके, दो थे। ठीक है, कौन, उनकी बड़ी बहन का लड़का था एक सत्य और दूसरा था सोमेंद्र। ठीक है, चलिए देखिए, फिर सत्य मुझे एक बात के लिए हमेशा डराता रहता था, कौन सी, देखिए, शांति निकेतन कभी मत जाना। मुझे आश्चर्य होता, क्यों नहीं जाना। ठीक है, पिताजी वहां जाते हैं, वहां उनका मकान है। ठीक है, तो जो सत्य था ना वो उसे डराया करता था कि वहां पे नहीं जाना। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए आप, तो सत्य कहता था, देखिए बच्चों क्या कहता था, लेकिन वहां का सफर बहुत खतरनाक है, वहां रेलगाड़ी से जाना होता है और रेलगाड़ी तो मौत का फंदा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, वो उसे डराता रहता था रविंद्रनाथ टैगोर को कि वहां नहीं जाना, वहां तो रेलगाड़ी से जाया जाता है। ठीक है, और रेलगाड़ी तो मौत का फंदा है। ठीक है, लोगों को इधर उधर फेंकती चलती। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, लोगों को इधर उधर फेंकती चलती है। ठीक है, ये रेलगाड़ी के बारे में वो बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं जब खड़ा हुआ तो पहली बार रेलगाड़ी से शांति निकेतन गया। ठीक है, जब जाना रेल की यात्रा वैसी भयानक नहीं थी जैसे सत्य ने बताई थी। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब मुझे पढ़ाने एक मास्टर जी आया करते थे, मैं तब 8 साल का था। ठीक है, एक बार बरसात का मौसम था, सड़कों पर पानी भर गया था, मैं चाह रहा था कि मास्टर जी ना आ पाए। ठीक है, लेकिन मेरी तमाम उम्मीदों को मिट्टी में मिलाता हुआ सड़क के मोड़ पर उनका पैबंद लगा काला छाता दिख ही पड़ा था। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, वो कहते हैं कि एक दिन जो है बरसात हो रही थी, तो वो ऐसा चाहते थे कि उनका जो अध्यापक उन्हें पढ़ाने के लिए आता था ना वो ना आए, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहते थे, उन्हें पढ़ना पसंद नहीं था। तो बच्चों वो क्या करते थे, वो ऐसा सोचते थे कि वो ना आए, लेकिन अचानक से ही उन्हें उनकी काली छाती जो थी, उन्हें उनका काला छाता जो था वो दिख जाता था। ठीक है, अब देखिए, अब कोई उपाय नहीं था, मुझे नींद भी आने लगी थी। ठीक है, अजीब बात यह थी कि उनके जाते ही मेरी आंखों से नींद गायब हो जाती थी। ठीक है, चलिए, उनके जाते ही मेरी आंखों से नींद गायब हो गई थी। ठीक है ना बच्चों, चलिए देखिए, तो शुरू शुरू में मैं स्कूल जाने का मेरा बहुत मन करता था, सुबह सत्य और सोमेंद्र को गाड़ी से स्कूल जाते देख मैं भी रोता गिड़गिड़ाता। ठीक है, आखिर मुझे भी स्कूल भेजा गया। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए एक दिन फिर उनके स्कूल जाने का समय आया। ठीक है, अब देखिए फिर क्या हुआ, वह पढ़ाने वाले मास्टर जी बहुत नाराज हुए। ठीक है, अब देखिए, घर पढ़ाने वाले मास्टर जी बहुत नाराज घर पढ़ाने वाले मास्टर जी बहुत नाराज हुए, उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, अभी तुम स्कूल जाने की जिद कर रहे हो, वह दिन जल्दी ही आने वाला है जब तुम स्कूल ना जाने के लिए रोओगे। तो देखिए बच्चों, उनके मास्टर जी जो घर पे आते थे उन्होंने उनको ये बताया था कि अभी तो तुम जैसे रो रहे हो ना स्कूल जाने के लिए, जब तुम स्कूल जाने लगोगे तब देखना तुम रोओगे। ठीक है, अब देखिए, और सचमुच यह दिन जल्दी ही आ गया। ठीक है, पहले ही दिन से मुझे स्कूल से नफरत हो गई। ठीक है, प्रकृति और खुले आकाश से दूर एक अलग कमरे में बंद होकर पढ़ना मुझे खराब लगता था, मैं स्कूल से छुट्टी के उपाय सोचता। तो देखिए बच्चों, उनको एक कमरे में अकेले ऐसे बंद बैठकर पढ़ना उनको अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, इसी वजह से वो क्या करते थे, देखिए वो छुट्टी का उपाय सोचते थे। ठीक है, अब देखिए, जो मुंशी जी मेरे भाइयों को अरबी फारसी पढ़ाते थे उनसे छुट्टी के लिए क्लास टीचर को अर्जी लिखवाने की विनती करता। ठीक है ना, लेकिन स्कूल में विज्ञान और चित्रकारी में मुझे मजा आता था। ठीक है ना, तो देखिए बच्चों, उन्हें किसमें मजा आता था, विज्ञान और चित्रकारी में। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों आप, उन्हीं दिनों मैं कविता भी लिखने लगा। ठीक है, एक कॉपी में कविता लिखकर उसे जेब में लिए फिरता। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए वो कविता लिखने लगे थे। ठीक है, अब देखिए,
एक कविता लिखी उन्होंने और उसको अपने जेब में रख लिया, उसे रखकर वो इधर उधर घूमते रहते थे। अब देखिए, सत्य और सोमेंद्र ने वे कविताएं पढ़ी तो उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर मेरे शिक्षकों ने भी वे कविताएं पढ़ी और तारीफ की। ठीक है, यह बात पिताजी के पास भी पहुंची। उन्होंने कविताएं देखी और मुस्कुरा पड़े। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए उन्होंने कविता बहुत अच्छी लिखी थी, इसीलिए सभी ने, जिसने भी उनकी कविता पढ़ी, सभी लोग उन पर मतलब प्रसन्न भी हो, उनकी तारीफ भी की। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, तो स्कूल से अरुचि होने के बावजूद मेरी पढ़ाई बराबर चलती रही। ठीक है, घर पर ही भाषा, गणित, विज्ञान, चित्रकला, संगीत सभी सिखाए जाते। ठीक है, शरीर को स्कूल स्वस्थ। ठीक है बच्चों, देखिए फिर देखिए बच्चों, तो उनकी देखिए स्कूल में कोई रुचि नहीं थी। ठीक है, उसके बाद भी उनकी सारी पढ़ाई जो है घर पर ही चल रही थी। ठीक है, आगे देखिए आप, शरीर को स्वस्थ बनाने पर भी जोर दिया जाता था। ठीक है, घर में संगीत के स्वर भी गूंजते रहते, तरह तरह के लोग घर आते रहते, कोई भालू नाच नचाता, कोई सांप का खेल दिखाता, कोई नाटक दिखाता, कोई बाजीगरी। ठीक है, यह सब देखकर हमें बहुत मजा आता। ठीक है बच्चों, तो उनके घर में ही ये सारी चीजें होती थी। ठीक है, अब देखिए, हमें प्राचीन धर्मों, परंपराओं, आदर्शों और रीति रिवाजों का आदर करना सिखाया जाता। ठीक है, मतलब उन्हें पूरे संस्कार भी सिखाए जाते थे। ठीक है, देखिए मुझे रामायण और महाभारत से तो लगाव हो ही चुका था, अब प्राचीन बांग्ला पुस्तकों को भी पढ़ने की रुचि जागी। ठीक है ना, तो देखिए वो रामायण में, महाभारत में, इन सभी में मतलब उनकी रुचि तो थी। ठीक है, और बच्चों उन्होंने बांग्ला में, ठीक है, बांग्ला की पुस्तकें जो थी उनकी पढ़ने में उनकी भी रुचि हो गई थी, मतलब उससे लगाव हो गया था। ठीक है, अब देखिए आगे, वे किताबें सोने वाले कमरे में अलमारियों में बंद रहती थी। ठीक है, उन्हें निकालने के लिए कभी कभी चाची की साड़ी के छोर से बंधे चाबी के गुच्छों को चुराना भी पड़ता था। ठीक है, तो मतलब वो किताबों के लिए चोरी करते थे। ठीक है, देखिए जब पिताजी यात्रा पर बाहर गए होते, मैं चुपचाप उनके कमरे में घुस जाता, उनकी कुर्सी पर चढ़कर उनकी कोई किताब पढ़ने लगता। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए वो किताब मतलब पढ़ने के लिए वो चोरी करते थे। ठीक है, अब देखिए, जब मैं 12 वर्ष का था, मेरा उपनयन संस्कार किया गया। ठीक है, केसरिया कपड़े पहनकर और सिर मुंडाकर कमरे में गायत्री का जाप करने में मुझे बहुत मजा आया। ठीक है, कब हुआ बच्चों, ये 12 वर्ष में हुआ था। ठीक है, अब देखिए, मैं सिर्फ इस बात से परेशान था कि मुंडे सिर में कैसे जा पाऊंगा, मुंडे सिर में स्कूल कैसे जा पाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। ठीक है, उत्सव समाप्त होने पर पिताजी ने मुझे बुलाया और पूछा, तुम कुछ महीनों के लिए मेरे साथ यात्रा पर जाना पसंद करोगे। तो देखिए बच्चों फिर क्या हुआ, जब उनका सर मुंडाया गया, ठीक है, जब वो पूरा वहां पे हुआ, उसके बाद उनके पिताजी ने उन्हें बुलाया और कहा कि तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए यात्रा पर चलना पसंद करोगे क्या। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे देखिए कि वो यात्रा पर जाते हैं या नहीं। देखिए, घर से निकलकर यात्रा पर जाने से मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं पिताजी के साथ पहले शांति निकेतन गया। पिताजी के नजदीक आने का यह पहला मौका था। ठीक है, पिताजी मुझे छोटे मोटे काम करने को कहते, मैं उनकी घड़ी में चाबी देता, उनके खुरदरे पैसों को संभालता। ठीक है, भिखारियों को भीख देता। तो देखिए बच्चों, ये जो छोटे छोटे काम थे ये वो खुद से करते थे। ठीक है, या फिर उनके पिताजी उन्हें करने के लिए कहते थे। अब देखिए, वहीं मुझे यह पता चल गया कि कविताएं लिखने के लिए शांति निकेतन से बेहतर कोई जगह नहीं है। ठीक है, मैं बगीचे में नारियल के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ जाता, सामने अपने पैर फैला देता और लिखने लगता। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए कहाँ पे लिखते थे, वो शांति निकेतन में ही लिखते थे। ठीक है, एक बगीचे में उन्होंने नारियल के पेड़ के नीचे बैठकर वहां पे आराम से लिखते थे। ठीक है, चलिए, तो मेरी नीली नोटबुक फट गई थी, अब मेरे पास पक्की जिल्द वाली एक नई नोटबुक आ गई थी। ठीक है ना बच्चों, चलिए, तो कुछ दिनों के बाद हम अमृतसर गए। कहाँ गए, अमृतसर। वहां एक महीना ठहरे। ठीक है, पिताजी मुझे अंग्रेजी, बांग्ला, व्याकरण, संस्कृत व खगोल विज्ञान पढ़ाते। ठीक है, तो देखिए उनके पिताजी उनको कौन कौन से विषय पढ़ाते थे, अंग्रेजी, बांग्ला, व्याकरण, संस्कृत और खगोल विज्ञान। ठीक है, चलिए, वे सादा खाना खाते, जो मुझे भी अच्छा लगता था। ठीक है, इस यात्रा में पिता का दूसरा ही रूप देखने को मिला, जबकि अपने जन्म स्थान जोड़ा सांको में हम लोग उनसे डरते थे। तो देखिए बच्चों, वो ये कहते हैं कि पहले तो वो उनसे डरते थे, लेकिन इस यात्रा के दौरान उन्हें अपने पिताजी का एक नया रूप देखने को मिला। ठीक है, देखिए बच्चों अब आगे, घर लौटकर मैं अपनी यात्रा के किस्से सबको सुनाया करता। माँ को मुझ पर बड़ा गर्व होता। घर में मेरे भाई ज्योतिरिंद्र और भाभी कादम्बरी मुझे कविता से जुड़ने में मदद करते। ठीक है, तो उनके भाई भाभी का क्या नाम था, एक का नाम था, भाई का नाम था ज्योतिरिंद्र, भाभी का नाम था कादम्बरी। ठीक है, जो उनकी कविता लिखने में उनकी सहायता करते थे। ठीक है, अब देखिए,
माँ की मृत्यु के बाद बड़ी बहन सौदामिनी मेरा ध्यान रखने लगी। ठीक है, कौन? उनकी बड़ी बहन थी सौदामिनी। ठीक है, नाटक और संगीत के अलावा ज्योतिरेंद्र की रुचि घुड़सवारी और तैराकी में भी थी। ठीक है, वह मुझे घुड़सवारी और तैराकी सिखाते। ठीक है, देखिए एक बार, ठीक है, एक बार वह मेरे लिए किराए का एक लट्टू ले आए। ठीक है, मैं उस पर चढ़कर देहात की ओर निकल गया। ठीक है, कहाँ पे? देहात यानी कि गांव की ओर निकल गया। मैं उस पर से सिर्फ इसलिए मैं उस पर से सिर्फ इसलिए नहीं गिरा क्योंकि ज्योति, ठीक है, कि ज्योति दादा को भरोसा था कि मैं नहीं गिरूंगा। तो देखिए बच्चों, आप क्या लेकर आए थे? वो इस लाइन को दोबारा बोल रही हूँ, हाँ, यहाँ से मैं लट्टू वाले से गलत बोल दिया था। ठीक है, वह मेरे लिए, ठीक है, एक बार वह मेरे लिए किराए का एक टट्टू ले आए। ठीक है, देखिए फिर मैं उस पर चढ़कर देहात की ओर निकल गया। मैं उस पर से सिर्फ इसलिए नहीं गिरा क्योंकि ज्योति दादा को भरोसा था कि मैं नहीं गिरूंगा। तो देखिए बच्चों, आप क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि देखिए मेरे भाई को मुझ पर भरोसा था, इसीलिए मैं उस पर चढ़कर भी नहीं गिरा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। अब फिर ज्योतिरेंद्र दादा नाटक लिखा करते थे। ठीक है, नाटक के लिए गीत मुझसे लिखवाते। नाटक के बीच जब वे गीत गाए जाते तो सबको आश्चर्य होता कि एक कम उम्र के लड़के ने यह गीत लिखा है। ठीक है ना बच्चों, देखिए वो बहुत ही कम उम्र में एक अच्छे गीत लिखने लगे थे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखो आप। मैं 16 साल का हो गया था। ठीक है, मेरे भाई बहन मेरे भविष्य को लेकर चिंता करने लगे थे। भाई सत्येंद्र नाथ ने सुझाव दिया कि मुझे इंग्लैंड भेज दिया जाए। ठीक है, मुझे वहां मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर कानून की पढ़ाई करनी थी। ठीक है, इससे पहले चुस्त और आधुनिक बनने के ख्याल से मुझे अहमदाबाद में सत्येंद्र दादा के पास रहना पड़ा। तो देखिए बच्चों, उनको इंग्लैंड भेजने की बात होने लगी। ठीक है, मतलब मैट्रिकुलेशन की परीक्षा के मतलब पास कर, ठीक है, उसके पास करने के बाद की कह रहे हैं कि वहां पे क्या करना था? उनको कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना था। ठीक है, अब देखिए आगे। फिर अहमदाबाद और मुंबई में 6 महीने रहने के बाद मेरे इंग्लैंड रवाना होने का वक्त आ गया। ठीक है, 20 सितंबर 1878 की शाम को, ठीक है, की शाम के 5 बजे मैं पूना राम के समुद्री जहाज से मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। ठीक है, कब गए थे बच्चों? 20 सितंबर 1878 में। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखिए। डेक के रेलिंग के पास अकेला खड़ा मैं जेटी और जहाज के बीच का बढ़ता हुआ अंतर देखता रहा। ठीक है, अचानक मुझे उदासी ने घेर लिया। मैं अपने पीछे भारत का किनारा ही नहीं अपने बचपन को भी छोड़े जा रहा था। ठीक है, मैं फौरन डेक से हट गया और अपने केबिन में जाकर लेट गया। तो देखिए बच्चों, फिर क्या हुआ? वो फिर वहां से इंग्लैंड चले गए। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में था। ठीक है, आइए अब हम करते हैं इसकी शब्दावली यानी कि शब्दार्थ। देखिए वोकैबुलरी, देखिए बच्चों, केश यानी कि बाल, हेयर। ठीक है, केसरिया यानी कि केसर के रंग का यानी कि सेफ्रॉन। ठीक है, पैबंद यानी कि चकती, थेकली यानी कि पैच। ठीक है, अर्जी यानी कि प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन। ठीक है, मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं कक्षा। ठीक है, मैट्रिकुलेशन। ठीक है, तारीफ यानी कि प्रशंसा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, देखिए उम्र यानी कि आयु, एज। बाजीगरी यानी कि बाजीगरी का काम। ठीक है, जगलिंग। ठीक है, खुदरा यानी कि फुटकर। ठीक है, रिटेल। ठीक है, फिर देहात यानी कि गांव, विलेज। खगोल विज्ञान यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, स्पेस साइंस। ठीक है, फिर फंदा यानी कि फंसाने वाला रस्सा। ठीक है, लूप। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा। आइए बच्चों, तो पहले है मौखिक प्रश्न यानी कि स्पीकिंग स्किल्स। तो बच्चों पहला प्रश्न है, उत्तर बताइए। ठीक है, कर देखिए, लेखक को किस प्रकार का पढ़ना खराब लगता था? बताइए बच्चों। उन्हें एक बंद कमरे में बैठकर, ठीक है, मतलब उन्हें खुले आकाश में बैठकर पढ़ना अच्छा लगता था। जब वो स्कूल गए तो उन्हें एक बंद कमरे में बैठकर पढ़ना था, तो ये उन्हें पसंद नहीं था। ठीक है, खा देखिए, लेखक को किन किन विषयों में आनंद आता था? बताइए बच्चों। देखिए बच्चों, उन्हें बांग्ला, ठीक है, उन्हें बांग्ला की किताबें पढ़ने में भी उन्हें रुचि हो गई थी। ठीक है, और देखिए वो कविता तो लिखते ही थे, है ना, और उनके पिताजी इनके साथ साथ उन्हें अंग्रेजी, फिर हिंदी, संस्कृत और भी अन्य कई सारी भाषाएं जो हैं उन्हें बताते थे। ठीक है, चलिए देखिए, बचपन में उनका लालन पालन कैसे हुआ? तो बच्चों देखिए, बचपन में तो जो नौकर थे ना, नौकरों ने ही उन्हें उनका पालन पोषण किया है। ठीक है, उनको कहानियां सुनाई हैं। फिर जब उन्हें कहीं जाना होता था तो उनको एक लकीर खींचकर डरा कर बैठा देते थे। ठीक है, कि इसके बाहर नहीं जाना है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से उनका लालन पालन हुआ है। ठीक है, चलिए घ देखिए, अब घ क्या है? लेखक का उपनयन संस्कार कब तथा कैसे हुआ? तो देखिए बच्चों, आइए मैं आपको बता देती हूँ कब हुआ था। यहाँ देखिए,
ये देखिए, जब वो 12 वर्ष के थे तब हुआ था उनका उपनयन संस्कार। ठीक है, उनको कैसे हुआ था? केसरिया रंग के कपड़े पहनाकर उनका सिर को मुंडा दिया था। ठीक है, मतलब उनका मुंडन हो गया था। ठीक है ना बच्चों। चलिए, और क्या किया था? वो मुंडाकर कमरे में गायत्री का जाप कर रहे थे। किसका? गायत्री मंत्र का वो जाप कर रहे थे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखो, आप कौन सा प्रश्न है इसका? अड़ा देखिए, लेखक के घर का वातावरण कैसा था? बताइए बच्चों, कैसा था? देखिए, तो बच्चों आप जानते हैं, देखिए पहले के जमाने में वो बताते हैं कि देखिए पहले जो उनके पिता थे वो तो जब बच्चे बीमार होते थे तभी वो पिता से मिल पाते थे, है ना। और जो माता थी, माता तो उनको शाम को ही मिल पाती थी, है ना। और जो उनके भाई बहन थे, ठीक है, उनके एक बड़े भाई थे, ठीक है, उनकी भाभी थी जो कि उनको कविता लिखने में मदद करते थे। फिर उनकी माँ की मृत्यु के बाद उनकी जो बड़ी बहन थी उन्होंने क्या किया? उनकी देखभाल की। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखिए, आप क्या है? च देखिए, उनकी कविताएं पढ़कर सभी को आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों देखिए, सभी लोग ये सोचते थे कि एक इतनी कम उम्र का बालक जो है इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिख सकता है, इसीलिए यही सब सोचकर सभी को आश्चर्य हुआ था। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छा देखिए, उन्होंने अपने पिता से किन विषयों का अध्ययन किया? बताइए बच्चों। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखिए देखिए बच्चों, फिर उनके पिता देखिए उन्हें अंग्रेजी, बांग्ला, व्याकरण, संस्कृत और खगोल विज्ञान ये सब उन्हें पढ़ाते थे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखो, अब है बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज। ठीक है, देखिए तो बच्चों दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। क देखिए, तो ब्रजेश्वर के स्वभाव की कौन सी बात लेखक ने बताई है? बताइए। तो क्या वह बहुत गंभीर, वह बहुत हंसमुख था, वह बच्चों से डरता था, वह गंभीर और सोच समझकर बोलने वाला था? तो ये बिल्कुल सच है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा, लेखक को स्कूल जाने से कब अरुचि हो गई थी? बताइए। तो बच्चों इसके पहले दिन से ही। तो बच्चों यह है दूसरा वाला, पहले ही दिन से स्कूल जाने से। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका ग, लेखक की पहली रेल यात्रा कब, कहाँ के लिए थी? बताइए बच्चों, तो कहाँ के लिए थी? तो थी बच्चों ये शांति निकेतन के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों घ देखिए, लेखक की कविता की सराहना सबसे पहले किसने की? बताइए बच्चों। तो पिताजी ने, सत्य और सोमेंद्र ने, स्कूल के अध्यापक ने, माँ ने? तो बच्चों सत्य और सोमेंद्र ने। ठीक है बच्चों, चलिए अब है बच्चों लिखित प्रश्न यानी कि राइटिंग स्किल्स। देखिए तो बच्चों तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, देखिए कब, जब मैं बहुत छोटा था मैं, देखिए बच्चों तो इसका उत्तर है नर्सरी में। ठीक है, मैं नर्सरी में रहता था। ठीक है, अब देखिए ख, मेरा नौकर डैश बहुत लालची था। ठीक है बच्चों, कौन सा था? बताइए। तो ये था इसका नौकर, कौन सा बच्चों? बताइए। तो ये है ब्रजेश्वर। ठीक है, तो मेरा नौकर ब्रजेश्वर बहुत लालची था और बच्चों को पूरा खाना नहीं परोसता था। ठीक है, ग देखिए, नौकर रामायण की कहानियां सुनाकर मुझे मुझे कमरे के अंदर बिठाकर चला जाता था। ठीक है, घ देखिए, मुझे स्कूल में डैश और डैश के विषयों में मजा आता था। किसमें? चित्रकला में, है ना। चलिए बच्चों देखिए कहाँ था ये, देखिए बच्चों तो ये है इसका क्या, विज्ञान और चित्रकारी में उन्हें मजा आता था। ठीक है, चलिए बच्चों अब घ देखिए, मुझे स्कूल में चलिए बच्चों अब ड देखिए, इंग्लैंड जाने से पहले मैं डैश और डैश में 6 महीने तक रहा। बताइए बच्चों कहाँ? देखिए बच्चों तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए अहमदाबाद और मुंबई में। ठीक है, तो बच्चों वो इंग्लैंड जाने से पहले अहमदाबाद और मुंबई में 6 महीने तक रहे थे। ठीक है, देखिए अब है बच्चों चौथा प्रश्न, संक्षिप्त उत्तर लिखिए। ठीक है, कर देखिए, लेखक ने चीजों को ध्यान से देखना और उन्हें अपनी यादों में संजोना कहाँ से सीखा था? बताइए बच्चों। तो देखिए बच्चों, जब उनके नौकर कहीं चले जाते थे तो उन्हें एक जो जंगलेदार खिड़की थी वहां पे बैठा दिया करता था और उनके आगे एक लकीर दी जाती थी, उनके आगे एक लकीर खींच दी जाती थी, किससे? खड़िया से। ठीक है, और उन्हें ये कहा जाता था कि इस रेखा को पार करके वहां नहीं जाना है। ठीक है, रामायण में जैसा हुआ था कि सीता माता ने जब लकीर पार की थी तो उन्हें राक्षस जो है उठाकर ले गया था। ठीक है, इसी यही डराकर उन्हें बैठा दिया जाता था और जब वो अकेले बैठे रहते थे तब वो वहां पे आसपास देखा करते थे और वहां से उन्होंने ये सब चीजें सीखी थी। ठीक है, देखिए ब्रजेश्वर के रूपांग ब्रजेश्वर के रूप ब्रजेश्वर के रूपाकार का वर्णन कीजिए। तो देखिए बच्चों ब्रजेश्वर कैसा था? बताइए बच्चों। तो देखिए ब्रजेश्वर की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। ठीक है, और बाल थे। ठीक है, केश थे और बच्चों कैसे थे? भूरे रंग के थे। बच्चों वो कैसा था? वो बहुत ही सोच समझकर बोलने वाला था। वो आप कह सकते हैं कि कैसा था? बताइए बच्चों। देखिए बच्चों तो वो कैसा था और उसकी चमड़ी जो थी वो कैसी थी? मतलब खिंची हुई थी, तनी हुई थी। ठीक है, और बच्चों वो छुआछूत बहुत ज्यादा मानता था। ठीक है, वो एक गंभीर स्वभाव का था। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखिए, आप अब है कौन सा? ये है ग देखिए,
लेखक के स्कूल जाने के बारे में मास्टर जी ने क्या कहा, बताइए। उनकी बात क्यों ठीक प्रतीत होती है? तो देखिए बच्चों, शुरुआत में देखिए, जब जो लेखक है जब वो अपने बड़े भाई बहनों को स्कूल जाते हुए देखते थे, ठीक है, तो वो उन्हें देखकर स्कूल जाना चाहते थे, ठीक है, वो उन्हें देखकर रोने लगते थे, कहते थे कि मुझे भी स्कूल जाना है, ठीक है। लेकिन उसी को देखकर उनके मास्टर जी कहा करते थे कि देखिए, अभी तुम्हारी उम्र जब स्कूल जाने की नहीं है तब तुम रो रहे हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम स्कूल जाओगे ना तब देखना तुम रोने लगोगे, ठीक है, तब तुम जाना नापसंद करोगे, ठीक है। ये और उनकी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि जब रविंद्रनाथ टैगोर जब पहले दिन स्कूल गए तो उन्हें पहले दिन से स्कूल जाकर नफरत हो गई थी, ठीक है। चलिए अब घ देखिए, कविताएं लिखने के लिए शांति निकेतन से बेहतर कोई जगह नहीं। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? देखिए बच्चों, क्योंकि वहां पे बच्चों देखिए, वहां पे क्या था, एक खुला मैदान सा था, ठीक है, क्या था, एक बगीचा था, बगीचे में नारियल का पेड़ था, वहां पे वो शांति से बैठकर आराम से पैर पसार कर आराम से बैठकर वहां पे लिखते थे, ठीक है, क्योंकि वो एक शांति वाली जगह थी और अच्छी जगह थी, इसीलिए वहां से बेहतर कोई और जगह नहीं थी, ठीक है। बेटा देखिए, इंग्लैंड जाते हुए लेखक उदास क्यों हो गया, बताइए। तो देखिए बच्चों, क्योंकि वो ये सोच रहे थे, क्योंकि अब जब वो इंग्लैंड जा रहे हैं तो वो अपने पूरे भारत को ही नहीं छोड़ रहे बच्चों, बल्कि अपना जो बचपन जहाँ पे उन्होंने बिताया था वो सब भी वो छोड़कर दूर जा रहे थे, इसी वजह से बच्चों ये सब सोचकर वो उदास हो गए, ठीक है। चलिए बच्चों, पांचवा प्रश्न देखिए, विस्तृत उत्तर लिखिए, ठीक है। क्या देखिए, मैं अपने पीछे भारत का किनारा ही नहीं, मैं अपने पीछे भारत का किनारा ही नहीं, अपने बचपन को भी छोड़े जा रहा था, आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, जब जो रविंद्रनाथ टैगोर जब इंग्लैंड जा रहे थे तब उनका वो जो जहाज की जो दूरी थी, जैसे किनारे से दूर दूर होती जा रही थी, तो उन्हें ये एहसास हो रहा था कि वो सिर्फ उसे भारत का किनारा ही नहीं छोड़ के जा रहे, क्योंकि बच्चों इंग्लैंड जो है भारत से अलग है ना, तो देखिए वो भारत को छोड़कर जा रहे थे, इसीलिए उन्हें वो बुरा लग रहा था कि अब वो सिर्फ और सिर्फ भारत को ही छोड़ के नहीं जा रहे, जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन बिताया था, जहाँ पे वो अपने भाई बहनों के साथ रहे थे, उन्होंने कविताएं लिखी थी, अब वो सबको छोड़कर वो इंग्लैंड जा रहे थे, ठीक है। चलिए बच्चों, अब खा देखिए क्या है, मुंडन के पश्चात लेखक किस बात के लिए परेशान था? तो देखिए बच्चों, लेखक किस बात से परेशान था? लेखक यही सोचकर परेशान थे क्योंकि देखिए मुंडन हो चुका था, तो अब वो सोच रहे थे कि मुंडन सिर को लेकर, मतलब एकदम बिना बाल के मैं कैसे जाऊंगा स्कूल, ठीक है, स्कूल में जाएंगे अगर तो बच्चे उनका मजाक उड़ाएंगे, है ना, यही सोचकर वो परेशान थे, ठीक है। क्या देखिए, सत्य लेखक को किस बात के लिए डराता था, बताइए। तो देखिए, सत्य लेखक को यही कहा करता था कि शांति निकेतन नहीं जाना, कि उन्होंने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा भयानक जगह है, और जब उस वहां जाते हैं तो रेलगाड़ी से जाते हैं, और रेलगाड़ी क्या है बच्चों, वो तो मौत का, आप बोल सकते हैं मौत की पुकार है, ठीक है, जो भी उसमें जाता है वो सबको अपने आप से दूर फेंकती जाती है, ठीक है, इस प्रकार से उसने डरा दिया था कि शांति निकेतन नहीं जाना, ठीक है। घ देखिए, लेखक ने अपने बचपन की कई घटनाएं लिखी हैं, ठीक है, आपको जिस घटना से ने सर्वाधिक प्रभावित किया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए, अब देखिए बच्चों, इसमें देखिए ऐसे कई सारी घटनाएं, तो जैसे कि अगर मैं एक घटना के बारे में आपको बताऊं, ठीक है, देखिए तो क्या हुआ था बच्चों, देखिए बच्चों क्या हुआ था, जब वो बड़े हुए तो वो कहाँ पे गए थे, दोबारा बच्चों देखिए, उन्होंने देखिए जब वो बहुत कम आयु के थे उन्होंने क्या किया था, कविताएं लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है, और वो कविताएं अपने जेब में लिए घूमते रहते थे, उन कविताओं को जब लोग पढ़ते थे तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते थे और उनकी प्रशंसा करते थे, तो ये सबसे ज्यादा मुझे अच्छी बात लगी थी, है ना। इसके अलावा और जो भी बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आइए अब हम करते हैं व्याकरण से, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त शब्द विशेषण है या क्रिया विशेषण पहचान कर लिखो, ठीक है। देखिए, क रविंद्रनाथ तेज दौड़ता है, बताइए कैसा, तो दौड़ता है, ठीक है, विशेषण है, लेकिन तेज दौड़ता है ये क्रिया विशेषण है, ठीक है, समझ आया बच्चों। चलिए अब घ देखिए, पूनम फल आई द्वारा, पूनम कल आएगी, ठीक है, तो देखिए आएगी तो ठीक है, पर कल आएगी ये आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। घ देखिए, पप्पू अच्छा गाता है, तो देखिए गाता है तो ठीक है, पर अच्छा गाता है ये क्या है आपको बताइए। देखिए बच्चों, तो इसका ग क्या है, पप्पू अच्छा गाता है, ठीक है, और घ है दीपक खूब खाता है, तो देखिए बच्चों इन सभी में आप देख सकते हैं कि गाता है क्रिया है, लेकिन अच्छा गाता है, खाता है क्रिया है, लेकिन खूब खाता है ये सभी क्या है, इसके क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। चलिए बच्चों आइए अब देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 2। देखिए, निम्नलिखित पंचमाक्षरों का प्रयोग करते हुए तीन तीन शब्द लिखिए, ठीक है। देखिए, अड़ा है तो क्या हो जाएगा, जैसे कि बताइए, कड़क, पकड़, सड़क, ठीक है।
यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा बताइए। देखिए बच्चों, ये जो यहाँ है, ठीक है, ये क्या होता है, देखिए वैसे तो ये किसी के सामने अकेले नहीं आता है ना, मतलब किसी के साथ में किसी अकेले ही प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, लेकिन हम इसको मतलब मिश्र जो वर्ण है उनके शब्द में उनके साथ इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ज और या, इससे क्या बनता है बताइए, इससे बनता है य, तो हम बना सकते हैं जैसे कि यज्ञ, ठीक है, क्योंकि उसमें ये यहाँ तो आता ही है। और क्या लिख सकते हैं बताइए, और लिख सकते हैं हम, और बताइए क्या, और देखिए एक हो जाएगा बच्चों यज्ञ, एक हो जाएगा इसका क्या बताइए, अयोग्य, और अयोग्य नहीं, हाँ एक सेकंड, ज्ञानी और ग्रामीण, दोबारा बोल रही वाला, हाँ देखिए यहां से हो जाएगा आपका जैसे कि एक यज्ञ, एक ज्ञानी, और एक कौन सा, एक और बच्चा आप लोग सोच के लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अणा, ठीक है, तो देखिए कहाँ पे आता है जैसे कि अंड, ठीक है, देखिए एक अंड भी होता है, ठीक है, या फिर अंडा आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक और क्या हो सकता है बताइए बच्चों, देखिए एक तो हो जाएगा इसका अंडा, ठीक है, एक अंड भी हो जाएगा, ठीक है, और ये बच्चों एक और आप लोग सोच कर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए न घ वाला करते हैं, ठीक है, देखिए न से क्या हो जाएगा जैसे कि न से ये हो जाएगा जैसे कि अन्ना, ठीक है, और क्या हो जाएगा अन्न, और पन्ना, ठीक है। अब देखिए ड़ा, तो म कहाँ पे आता है बताइए जैसे कि ये हो जाएगा नमः, ठीक है, एक हो जाएगा क्रम है, ठीक है, और एक और हो जाएगा आपका कौन सा, एक और बच्चों आप लोग सोच के लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो आइए बच्चों, अब है विषय संवर्धन गतिविधियां यानी कि क्रिएटिव स्किल्स। देखिए बच्चों, तो पहला है लेखक गायत्री का जाप किया करते थे, क्या आपको गायत्री जाप के विषय में पता है, अपने परिवार के बड़ों से इस विषय में चर्चा कीजिए, ठीक है। दूसरा है क्या आपको अपने बचपन में कोई अविस्मरणीय घटना याद है, यदि हाँ तो उसे अपने साथियों को सुनाइए, ठीक है ना। तीसरा, रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन में इन छोटे छोटे कार्यों की जानकारी प्राप्त कीजिए, ठीक है, और जिनमें उनके महान बन जाने के बीच छिपे हैं, बीच छिपे थे, ठीक है बच्चों। तो चलिए इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको खुद से ढूंढने हैं, ठीक है ना। चलिए अब है मूल्य परक प्रश्न यानी कि वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स, ठीक है। देखिए तो रविंद्रनाथ टैगोर बचपन में ही कविताएं लिखने लगे थे, ठीक है ना। लेखन या कला से संबंधित बचपन के शौक के प्रति यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो मनुष्य उस कला से जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है, ठीक है। नृत्य, गीत, संगीत, लेखन आदि कलाओं के प्रति रुझान को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। किसी सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में इन कलाओं को सीखना अधिक कठिन नहीं है, निरंतर अभ्यास की आवश्यकता अवश्य होती है। तो देखिए बच्चों, आप समझ पा रहे हैं कि जो भी बचपन में हमारी कोई भी ऐसी आपकी कोई भी ऐसी आप जो कला है जानते हो, कुछ भी हो, तो आपके माता पिता को उसको बढ़ावा देना चाहिए, है ना। आपको उस पर सीखने के लिए और ज्यादा प्रयास करने चाहिए, है ना। चलिए बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यहाँ पे पढ़कर, ये अध्याय पढ़कर बहुत आनंद आया होगा, है ना। चलिए अब हम मिलेंगे नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, बाय।